ये ज़मीन अडानी पावर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। आरोप लगा है कि किसानों से जो ज़मीन लिया गया है वह ज़बरदस्ती बिना उनके सहमति के लिया गया है। एक आरोप ये भी है। अडानी ग्रुप को ये लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ की सरकार द्वारा। एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि जो ये 2400 मेगावाट अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी या अतिरिक्त विद्युत दिया जाएगा अडानी पावर द्वारा, इसमें पर यूनिट जो चार्ज किया जाएगा उनके द्वारा, ये लगभग 6 रुपये पर यूनिट है, जो कि बहुत अधिक है। ये एक्स्ट्रा यूनिट माने बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है पर यूनिट, ठीक है ना। भारत में 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को लागू किया गया, जो अंग्रेजों के समय लागू हुआ था। और कैन यू बिलीव कि ये कानून आज़ादी के बाद भी एक लंबे समय तक 2013 तक भारत में लागू रहा। क्या था इस कानून में चुनौती? अगर मैं बात करूं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, तो उसकी विशेषता क्या है? तो ये विशेषता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रहेंगे, तो आप बड़े आराम से कोई भी आंसर को लिख। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ बहुत वायरल हुआ कि बिहार सरकार द्वारा अडानी पावर को 1 रुपये में 1050 एकड़ भूमि 33 साल के लीज में दे दी गई। और कांग्रेस ने इसका बड़ा ही विरोध करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म बन रहा है। तो पहले थोड़ा सा इस न्यूज़ को देखते हैं और फिर देखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम और आने वाले बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं, पहले न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अडानी पावर को बिहार सरकार द्वारा 1 रुपये में 1050 एकड़ भूमि 33 वर्ष के लीज में दी गई है। अब मैं बोलूँगा कि ये न्यूज़ याद रखो, ये फैक्ट याद रखो, नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू लर्न द फैक्ट। बिल्कुल नहीं, आपके ये फैक्ट कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ज़मीन अडानी पावर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और ये थर्मल पावर प्लांट जो स्थापित होगा, ये लगभग 21,400 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगा। और इससे बिहार को अतिरिक्त याद रखिएगा, अतिरिक्त 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इस कारण से यह जो लैंड है 1050 एकड़ लैंड, ये अडानी ग्रुप को दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि इसमें दो या तीन बड़ी समस्या देखी गई है। पहला तो कहीं ना कहीं ये क्रोनी कैपिटलिज्म देखा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को ये लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ की सरकार द्वारा। दूसरा एक आरोप लगा है कि किसानों से जो ज़मीन लिया गया है वह ज़बरदस्ती बिना उनके सहमति के लिया गया है। एक आरोप ये भी है। तीसरा आरोप एक और है कि इसमें लगभग जो है 10 लाख जो पेड़ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये भी समझिए कहाँ पर है, भागलपुर के पिरपैती जगह है। भागलपुर में एक पिरपैती जगह है, वहाँ ये ज़मीन दी गई है। तो वहाँ 10 लाख पेड़ हैं जो आम, लीची और अन्य फल फ्रूट्स के हैं, तो वो बर्बाद हो सकते हैं, जिसके लिए बिहार प्रसिद्ध है। तो उनको काटा जाएगा, वो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि
जो ये 2400 मेगावाट अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी या अतिरिक्त विद्युत दिया जाएगा अडानी पावर द्वारा, इसमें पर यूनिट जो चार्ज किया जाएगा उनके द्वारा, ये लगभग 6 रुपये पर यूनिट है, जो कि बहुत अधिक है। ये एक्स्ट्रा यूनिट माने बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है पर यूनिट, ठीक है ना। और माने तर्क ये दिया गया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी ये 3 से 4 यूनिट है, 3 से 4 रुपये पर यूनिट है, तो यहाँ 6 रुपये पर यूनिट बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये सरकार द्वारा केवल लाभ दिया जा रहा है। तो ये तो हुआ इस न्यूज़ के बारे में मैंने चर्चा किया है, जो न्यूज़ है जो आमतौर पर आप लोग सब ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कोई मैं एकदम अतिरिक्त बात एक्स्ट्रा बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो यूपीएससी में कभी ये पूछा जाएगा कि कितना लैंड दिया गया, क्या है, कुछ नहीं, 1 रुपये में दिया गया, कैसे दिया गया, एकदम नहीं। नंबर 2, बीपीएससी वाले भी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अब मेंस का, उनके लिए भी देखा जाए तो ये न्यूज़ में जो छिपी हुई बात है वो इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि न्यूज़ से संबंधित वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना चाहिए। तो फिर पढ़ना क्या है हमें? पढ़ना जो है अब मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, वो है भूमि अधिग्रहण कानून और भारत में भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना, लैंड एक्विजिशन को आपको समझना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये बिहार में भी हाल में कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, उसको भी समझना चाहिए। और यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2014 में तो मेंस में पूछा भी है इसको। अगर मैं भूमि अधिग्रहण की बात करूं, भूमि की बात करता हूं, लैंड की बात करता हूं, तो जरा समझना पहले कि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है क्योंकि सीमित है ये, ठीक है। आप नया लैंड तो डेवलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिमाग में बैठाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बात करें भारत में भूमि की उपलब्धता जो है, सोचिए विश्व की लगभग 18% जनसंख्या, कितनी बताइए, लगभग विश्व में जनसंख्या के मामले में तो हम नंबर 1 है ना, तो 18% जनसंख्या कहाँ पर है? जनसंख्या भारत में है, ठीक है। विश्व की 18% जनसंख्या भारत में है, ठीक है, भारत में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो जमीन है विश्व के में उपलब्ध भूमि का, वो लगभग जो भूमि की बात करते हैं, भूमि की उपलब्धता भारत में विश्व की तुलना में मात्र 2.4% ही उपलब्ध है। मात्र 2.4% ही लैंड भारत में उपलब्ध है, ठीक है। तो इसका मतलब है जमीन जो भूमि है वो एक दुर्लभ संसाधन है, सीमित संसाधन है, लेकिन ये उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 उत्पादन के कारक माने जाते हैं, उसमें भूमि, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देश में आधारभूत संरचना का विकास करना हो, कृषि हो, सब में आप देखिए तो भूमि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात आता है भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं, लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं। तो भूमि अधिग्रहण क्यों किया जाता है? खासकर कृषि क्षेत्र से, ताकि उद्योगों का विकास किया जा सके, देश में आधारभूत संरचना का विकास हो, तो ग्रामीण विकास हो, आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए, परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए, नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार या निजी क्षेत्र किसानों से भूमि का अधिग्रहण करते हैं, यानी एक तरह से क्रय करते हैं, खरीदते हैं उनसे, जिसको हम भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन कहते हैं। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बहुत याद रखना कि भूमि जो है वो राज्य का विषय है। याद रखना, संविधान में अगर आप बात करें 3 सूची है ना, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तो भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, लैंड। लेकिन अगर मैं बात करूं भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, अगर मैं बात करता हूं भूमि अधिग्रहण, तो ये दिमाग में बैठा लो, भूमि अधिग्रहण, तो ये दिमाग में बैठा लो कि भूमि अधिग्रहण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारत में अगर बात करें कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित क्या कोई कानून है, ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारत में 1894 में, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में 1894 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया था भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून
1894, 1894 भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को लागू किया गया, जो अंग्रेजों के समय लागू हुआ था। और कैन यू बिलीव कि ये कानून आजादी के बाद भी एक लंबे समय तक 2013 तक भारत में लागू रहा। 2013 तक भारत में लागू था ये भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के। 2013 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो थे सिंघवी, जज साहब जो सिंघवी थे, उन्होंने इस पर टिप्पणी की कि ये कानून कहीं ना कहीं किसान विरोधी है और सरकार को तत्काल इस कानून को समाप्त कर देश के में भूमि अधिग्रहण से संबंधित नया कानून लाना चाहिए। क्या था इस कानून में चुनौती? पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप भूमि का अधिग्रहण करेंगे तो जिन किसानों से भूमि लेंगे उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना की तो व्यवस्था करेंगे, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन इस कानून में रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास पुनर्स्थापना का कोई भी प्रावधान नहीं था। बल्कि अगर उनको जो दिया जाने वाला जो क्षतिपूर्ति है, कंपेंसेशन है, उसको लेकर भी यहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना सहमति के भी, बिना किसानों के सहमति के भी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता था। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह किसान विरोधी कानून था। और सोचिए 2013 तक ये कानून लागू था, इसीलिए सरकार ने तत्काल 2013 में इस कानून को निरस्त किया और 2013 में एक नया कानून संसद में पास किया गया। और जिस कानून का नाम है, अगर मैं नाम बोलूं तो नाम थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिपूर्ति और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। शॉर्ट में इसको LARR एक्ट भी कहा जाता है। आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की ना कोई आवश्यकता है, नहीं याद रखिए। हालांकि इसमें भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो ये 2013 है, आप ये याद रख लीजिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 या लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है, ये क्या है, इसके बारे में आपको पता अच्छे से होना चाहिए। अगर मैं बात करूं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 तो उसकी विशेषता क्या है, तो ये विशेषता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रहेंगे, तो आप बड़े आराम से कोई भी आंसर को लिख देंगे। जैसे अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बात कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि बिना उद्देश्य के अब किसी भी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से समझना, बिना किसी उद्देश्य के अब किसी भी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। यानी अगर सरकार चाहे तो ग्रामीण विकास के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, सस्ते आवास के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए उद्देश्य होना चाहिए, जो उद्देश्य मैंने बताया। दूसरा, सहमति। अब बिना किसान या उसके परिवार के सहमति के भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता। और इसके लिए कहा गया, क्या कहा गया कि अगर परियोजना निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा अगर वो परियोजना संचालित है या परियोजना स्थापित करने जा रहे हैं, तो जो भूमि, जहां से भूमि का अधिग्रहण होगा वहां के लगभग 80% किसानों की पूर्व सहमति होनी चाहिए, कम से कम। और अगर परियोजना जो है वो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा स्थापित किया जा रहा है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो इसके लिए कम से कम 70% सहमति होना अनिवार्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बिना अनुमति के, सहमति के भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, ठीक है। फिर मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा के लिए क्या कहा गया, मुआवजा के लिए कहा गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो जो भी बाजार मूल्य है, जो भी भूमि का बाजार मूल्य है, उसका 4 गुना क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। 100 है तो 400 रुपया दिया जाएगा।
और जबकि अगर शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का बाजार मूल्य का 2 गुना क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है कि शहरों में थोड़ा भूमि का दाम ऐसे ही मूल्य ज्यादा होता है, इसीलिए यहां 2 गुना रखा गया और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सहमति, मुआवजा, ये दोनों। तीसरा बोला गया सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन करवाना बहुत जरूरी है और उसको सबमिट करना बहुत जरूरी है। यानी उस भूमि के अधिग्रहण करने से वहां के रहने वाले लोग कितने प्रभावित होंगे, पर्यावरण कितना प्रभावित हो सकता है, ठीक है, वो परियोजना क्या पर्यावरण अनुकूल है या नहीं है, इन सब के बारे में सामाजिक प्रभाव आकलन कराना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। फिर बहुफसली भूमि के संदर्भ में था, बहुफसली भूमि ज़्यादा देखा जाए तो उर्वरक भूमि होती है, तो बहुफसली भूमि के लिए कहा गया कि बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, कि बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ रहा है, तो एक सीमित मात्रा में ही बहुफसली भूमि का अधिग्रहण होगा। लेकिन जितना बहुफसली भूमि का अधिग्रहण होगा, राज्य सरकार उतनी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करेगी। यह भी प्रावधान इसमें किया गया। डन। फिर एक 5 वर्ष का उपबंध किया गया, जहां कहा गया कि अगर मान लीजिए भूमि को लिया गया, ठीक है, परियोजना निर्माण करने के लिए, और क्षतिपूर्ति दे दिया गया, और 5 वर्ष तक उस भूमि में परियोजना कार्य नहीं शुरू हुआ है, वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है भूमि, ठीक है ना, उस पर परियोजना कार्य नहीं शुरू हुआ है, तो 5 वर्ष पश्चात वह भूमि किसानों को वापस कर दी जाएगी क्षतिपूर्ति के साथ साथ। और लास्ट जो बोला गया पुनर्वास और पुनर्स्थापना, कि जो भी भूमि लिया जाएगा, जो भी भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, उससे पहले जो भी किसानों से भूमि लिया जा रहा है उनके पुनर्वास, रोजगार, नए जगह में उनको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, पहले इसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर निजी क्षेत्र इसकी पहली व्यवस्था नहीं करता है तो फिर भूमि का अधिग्रहण वो नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे विशेषता एकदम आपके दिमाग में होने चाहिए, इसीलिए मैंने बोला ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्या क्या पॉइंट है? उद्देश्य, सहमति, मुआवजा, सामाजिक प्रभाव आकलन, बहुफसली भूमि, 5 वर्ष का उपबंध, पुनर्वास और पुनर्स्थापना। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इसको याद करना है, एकदम 10 सेकंड के अंदर इसको देखकर याद कर लेना है सारे पॉइंट को। जल्दी से 10, 9, 8, 7, एकदम जल्दी ये पॉइंट याद करना, जल्दी से ये पॉइंट याद करना देख करके। डन। मैं हटा रहा हूँ। क्या क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट था, मेरे साथ साथ बोलो, उद्देश्य। यानी बिना किसी उद्देश्य के अब भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, उद्देश्य होना चाहिए। आधारभूत संरचना का निर्माण हो, परियोजना कोई नया स्थापित करना चाहती हो सरकार, या ग्रामीण विकास हो, तभी होगा। वेरी गुड। दूसरा, सहमति। क्या बात है, सहमति बताओ। निजी क्षेत्र की परियोजना के लिए बताओ कम से कम 80% किसान, और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए कम से कम 70%। क्या बात है। तीसरा याद करो, मुआवजा कंपनसेशन। बताओ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो बाजार मूल्य उसका 2 गुना 4 गुना। सही, बिल्कुल सही। और शहरी क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य का कितना? 4 गुना। हाँ 2 गुना। ठीक है, ग्रामीण के लिए 4 गुना और शहरी के लिए 2 गुना। ठीक है। फिर सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट याद रखना है, करवाना आवश्यक है। फिर बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर अगर होता भी है सीमित मात्रा में, तो राज्य सरकार उतनी बंजर भूमि को क्या करेगी? उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करेगी। एकदम सही। आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, बहुफसली भूमि के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बात करें तो पहले करना, निजी क्षेत्र को पहले पुनर्वास और पुनर्स्थापना की व्यवस्था करनी होगी, तभी वो क्या कर सकता है? भूमि अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। देखिए, अब 5 वर्ष का उपबंध रह गया है ना, 5 वर्ष में, कि अगर भूमि जो अधिग्रहण किया गया है वहाँ परियोजना का कार्य शुरू नहीं होता है और 5 वर्ष पूरा हो जाता है, तो भूमि किसानों को वापस कर दी जाएगी। एकदम सही। याद हो गया, ये सारे पॉइंट याद हो गए। अब हुआ क्या कि लगा कि उद्योगपतियों को लगने लगा कि भाई ये तो देखा जाए, या उद्योगों को लगने लगा कि ये कानून बहुत ज़्यादा किसानों के प्रति बायस्ड है, इससे तो हमें उद्योग स्थापित करने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इससे बहुत सारी परियोजनाएं रुक गई क्योंकि लागत बढ़ गया, इतना ज़्यादा कंपनसेशन था, और फिर आपकी सहमति के कारण अधिग्रहण करना बहुत कठिन हो रहा था।
तो इसीलिए उद्योगपतियों की डिमांड पर 2015 में, कब बताओ, 2015 में सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया। सरकार ने इस कानून में क्या संशोधन किया कि अगर भूमि मान लीजिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, कि ग्रामीण विकास के लिए लिया जा रहा है, रक्षा संबंध के लिए, औद्योगिक गलियारा के लिए लिया जा रहा है, या अगर देखा जाए सस्ते आवास के लिए लिया जा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इन कानून में कुछ छूट देगी। जैसे अगर सहमति वाला जो क्लॉज है, इसको मानना अनिवार्य नहीं है। बिना सहमति के भी अब भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा, बिना सहमति के। अब इतना ज़्यादा सहमति, जो 70 और 80% वाला क्लॉज है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, 2015 के कानून से। आप समझना इस बात को, ठीक है। जो बिहार वाला बात आ रहा है कि बिना किसानों से सहमति लिए, तो भाई 2015 में ये कानून में है ये बात, ठीक है, कि अगर इस उद्देश्य से आप ले रहे हैं तो फिर वहाँ सहमति जरूरी नहीं है। फिर दूसरी बात है मुआवजा को वही रखा गया। मुआवजा बोला गया भाई वही 4 गुना रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 2 गुना। सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए बोला गया कि अब सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होने वाला जो बात है, इसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अगर, तो उससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुफसली भूमि, अब कहा गया 2015 में कि बहुफसली भूमि का भी अधिग्रहण हो सकता है। ये भी ठीक बात उतनी उचित नहीं है, ठीक है। हालांकि देश की आधारभूत संरचना के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम अपने खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बहुफसली भूमि का ज़्यादा अधिग्रहण करने लगेंगे तो देश का खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाएगा, क्योंकि उत्पादन प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा। फिर 5 वर्ष का उपबंध, ये भी अब हटा दिया गया। पुनर्वास और पुनर्स्थापना की तो व्यवस्था की गई है। तो 2015 में देखा जाए तो सरकार द्वारा 3 छूट दी गई। पहला बोला गया सामाजिक प्रभाव आकलन जरूरी नहीं है, दूसरा सहमति अनिवार्य नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर बहुफसली भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है, अगर जो उद्देश्य मैंने बताया कि उस उद्देश्य में रक्षा, या तो रक्षा गलियारा हो, या ग्रामीण विकास हो, या सस्ता आवास हो, तो सरकार कहती है कि आप इन तीनों से आप छूट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो किसान इसके विरोध में हो गए कि भाई ऐसे तो होगा, हमारी बहुफसली भूमि का बहुत ज़्यादा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये कानून जो है अभी भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया, जिससे आज भी देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण भारत में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। इस कारण बहुत सारी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, आधारभूत परियोजनाएं हैं, वो अभी फंसी हुई पड़ी हैं। वो पूरी तरह देखा जाए तो संचालित ही नहीं हो पा रही, क्योंकि भूमि अधिग्रहण ही अपने आप में विवादित मुद्दा है। जैसे एक बुलेट ट्रेन परियोजना, सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन अभी भी वो भूमि अधिग्रहण के कारण फंसा हुआ मामला है। तो भूमि अधिग्रहण आज भी भारत में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। तो वे फॉरवर्ड आगे क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार को भूमि से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति, एक नेशनल पॉलिसी हमारे पास होना चाहिए, जो अभी नहीं है। सेकंड, भूमि के विवाद से संबंधित हमारे देश में जो कानून है, दीवानी मुकदमे, एक तो लंबी है प्रक्रिया और खर्चीली प्रक्रिया है। तो भूमि विवाद से संबंधित एक लैंड ट्रिब्यूनल हमारे देश में होना चाहिए, जहां पर भूमि संबंधित विवाद का समाधान त्वरित होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि दस्तावेज भारत में बहुत ज़्यादा है, जो दस्तावेज है वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जो अनुबंध होते हैं, खासकर काश्तकारों के बीच में लीज यूज के संबंध में, ये मौखिक होते हैं, ये ओरल होते हैं। तो हमारे देश में दस्तावेजों की बहुत कमी है। तो दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट है, उसका डिजिटलीकरण पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सरकार इसके लिए कार्यक्रम भी चला रही है। 2008 में हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम चलाया है, और अभी 2020 में हम स्वामित्व योजना लेकर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, 2020 का स्वामित्व योजना, जहां प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा रहे हैं, जहां जो भूस्वामी है उनको भूमि का कंक्लूसिव टाइटल दिया जा रहा है, अंतिम प्रमाणन दिया जा रहा है। और एक बार अगर ये प्रॉपर्टी कार्ड मिल रहा है जो किसानों को, इससे लाभ क्या है कि अब उन पर भूमि का विवाद जो है बहुत हद तक समाप्त हो गया। अब सरकार द्वारा उनको ये प्रमाण दे दिया गया कि ये भूमि आपकी है, तो अब भूमि को क्रय विक्रय करना उनके लिए आसान होगा, और बैंक से उधार लेना बहुत आसान होगा। तो ये रहा भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद क्या है, कानून क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है। अब आराम से आप कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लायक स्थिति में है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। एक पीटी के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, ग्रामीण क्षेत्र से बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का 4 गुना दिया जाता है। कथन 2, निजी परियोजना के लिए कम से कम 20% प्रभावित परिवारों की पूर्व सूचित सहमति आवश्यक होती है।
क्या बात है, दोनों कथन गलत है क्योंकि उल्टा हो गया। और यहाँ पर निजी क्षेत्र के लिए 20 नहीं बल्कि 80%। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन गलत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेंस का है, इसको जरूर लिखिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करे और आकलन करे कि क्या इसने भारत में भूमि अधिग्रहण के दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित किया है। और 150 शब्द में, कम से कम भी तो इसको 250 शब्द में लिखिए, 150 नहीं 250 शब्द में इसको लिखिए, आराम से आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।